नमस्कार दोस्तों कभी कभी ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ ऐसी शख्सियतों को भी याद कर लें जिन्होंने हमारी संसदीय प्रणाली में कुछ नए कीर्तिमान जोड़े हों और हम उनको भूल चले हों। ऐसी शख्सियतों को याद कर लेना बेहद ज़रूरी होता है। मैं आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत की चर्चा करने वाला हूँ। आप कल्पना नहीं करेंगे वैसे जो मैं बातें बताऊँगा, लेकिन जो भी बताऊँगा वो सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो हमारे संसद में एक ऐसे भी सांसद हुए जिन्होंने पूरी अवधि तक संसद का सदस्य रहने के बावजूद सांसदों के कोटे से अपना कोई मकान नहीं लिया और उन्होंने पूरे 5 साल की अवधि दिल्ली के सीताराम बाज़ार के आर्य समाज मंदिर में ही काटी। और जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो हैं स्वामी रामेश्वरानंद। स्वामी रामेश्वरानंद मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत थे। भाजपा तो बाद में बनी, लेकिन इसका जो पूर्व संस्करण था भारतीय जनसंघ के टिकट पर वो करनाल जैसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनके जीवन की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको बड़ी विचित्र लगेंगी कि उन्होंने ज़िंदगी भर संसद का खाना भी नहीं खाया और यहाँ तक कि जब कभी संसद की कोई कमेटियों की मीटिंग्स होती थी, समितियों की बैठकें होती थी, उन बैठकों में भी वो शिरकत तो करते थे, जाते भी ज़रूर थे और बड़ी सक्रियता से करते थे, लेकिन वहाँ खाना नहीं खाते थे। और जब भी खाना सब लोग खाने लगते थे तो उस वक्त वो अपनी झोले में से रुमाल में बंधा हुआ एक पैकेट निकालते थे और उस पैकेट में क्या होता था, 2 रोटी बाजरे की और 1 गुड़ की ढेली। इसके अलावा और कुछ नहीं होता था। और 2 रोटी बाजरे की खाकर और गुड़ की ढेली खाकर 5 साल तक उन्होंने सक्रियता अपनी बनाए रखी। एक उनका और कीर्तिमान भी है कि संसद में वो सबसे मुखर वक्ताओं में से थे, लेकिन अपने वक्तव्य का, अपने किसी भी दखलंदाजी का जो प्रारंभ है सदा एक वेद मंत्र के वाक्य से किया करते थे। एक वेद वाक्य पहले बोलते थे, उस विषय से जुड़ा हुआ प्रासंगिक, रेलेवेंट, और उस प्रासंगिक वेद मंत्र के बाद वो अपनी बात कहते थे। वो हमेशा कहने का मतलब ये है कि अपनी चीज़ को आधार जो है वो परंपरागत रूप से ज़रूर देते थे। चर्चा में आए 2 आंदोलनों से। तीसरे आंदोलन में भी उनकी भागीदारी हुई। उनका पहला आंदोलन था गौ हत्या पर, जिसमें वो सक्रिय रूप से भागीदारी अपनी बनाए रखी उन्होंने। और दूसरा आंदोलन था हिंदी रक्षा समिति का। हिंदी रक्षा समिति के आंदोलन में भी उन्होंने इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग लिया कि उन्होंने गाँव के लोगों को भी हिंदी के पक्ष में लामबंद किया और पूरी तरह से एक ऐसा माहौल बनाया कि लोग हिंदी को अपनी पहचान मानने लगे। मित्रों, घरौंदा एक जगह है, आपने कभी देखा हो करनाल में, तो घरौंदा में एक गुरुकुल था और गुरुकुल के वो आचार्य थे। और उस पद पर रहते हुए भी ज़िंदगी में उन्होंने वही अपनी सादगी, वही अपना अनूठा तेवर, वही फ़कीरी, उसको कायम रखा। उसको कभी उस पर आँच नहीं आने दी। और एक बार ऐसा भी अवसर आया कि एक विधेयक उन्हें लगा कि ये विधेयक गलत है, ये देश के हित में नहीं है, तो उन्होंने उस विधेयक को उसकी होली जलाने का प्रयास संसद के परिसर में किया था। ये बात अलग है कि हवन करने का प्रयास था और उसके बाद उनको अनुमति नहीं मिली, वो उनको हटा दिया गया वहाँ से। लेकिन अपना जो मुखर विरोध है वो व्यक्त करने में वो हमेशा आगे रहते थे और उन्होंने आजीवन कोई सुविधा नहीं ली किसी तरह की। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर सांसद थे तो उनको एक बंगला भी मिल सकता था। बंगला ना सही तो नॉर्थ एवेन्यू में सांसदों के फ्लैट्स हैं, वो तो मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने इस लोभ का पूरी तरह संवरण किया और अपनी सारी गतिविधियां अपने क्षेत्र के, अपने निर्वाचन क्षेत्र के जो प्रतिनिधि आते थे मिलने के लिए, उनसे भी जो मुलाकातें होती थी उनकी, वो सारी की सारी सीताराम बाज़ार के आर्य समाज मंदिर में ही किया करते थे और उससे बाहर इधर उधर कहीं भी भटका नहीं करते थे। पूरे 5 साल वो संसद भवन तक सीताराम बाज़ार से पैदल गए और पैदल ही वहाँ से आए। उन्होंने कभी भी किसी सरकारी या राजकीय वाहन का प्रयोग नहीं किया ज़िंदगी भर और पूरी अवधि काटी।
वो दिन मित्रों वो थे जिन दिनों में आप अंदाज़ा लगाइए कि दो ये सांसद होते थे, दोनों ही बड़े मुखर होते थे, एक मणिराम बागड़ी हरियाणा के और एक स्वामी रामेश्वरण। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो भी उन दिनों संसद में थे। वो ये बार बार कहते थे कि ये बंदे अगर मेरे समाजवादी पार्टी में, मेरी समाजवादी पार्टी में होते या मेरे सदस्य होते तो मैं इनको न जाने देश की आर्थिक व्यवस्था बदलने के लिए संघर्ष में कहाँ कहाँ इनका प्रयोग कर लेता और मुझे बड़ी सफलता मिलती। मुझे ये दो बंदे, मणिराम बागड़ी तो उनसे जुड़ भी गए, लेकिन स्वामी रामेश्वरानंद ने अपनी दलगत जो प्रतिबद्धता थी उसको नहीं छोड़ा। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया था कि मैं वैचारिक रूप से किसी भी सही बात का, राष्ट्र के हित में किसी बात का मैं समर्थन कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा कि अपनी दलगत प्रतिबद्धता को छोड़कर उसे हाशिए पर डालकर कुछ भी करूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। और एक बार ऐसा भी हुआ कि दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में, अशोका में, होटल अशोका सरकार के नियंत्रण में था, तो उसमें एक विशेष रूप से एक संगोष्ठी बुलाई गई और संगोष्ठी के वक्ताओं में स्वामी रामेश्वरानंद को भी शामिल किया गया। स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वहाँ पर मौजूद रहीं। वो बड़ी महत्वपूर्ण संगोष्ठी थी और उस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में जितने भी लोग आए थे उनके लिए एक विशेष रूप से बफे डिनर का आयोजन किया गया था। लेकिन स्वामी रामेश्वरानंद ने जब अपना वक्तव्य दे लिया तो उसके बाद वो एक कोने में जाके बैठ गए। वही अपने झोले में से अपना वो पैकेट निकाला, रुमाल में बंधा हुआ, और वही बाजरे की रोटी और गुड़ की ढेली लेकर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। श्रीमती गांधी स्वयं बफे की टेबल से उठकर आई कि स्वामी जी ये क्या है, आज तो आप सरकारी अतिथि हैं, तो ये तो नहीं चलेगा कि आप हमारे मेहमान हैं और ये आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था किसी की निजी नहीं है, ये आपकी है, आपके देश की है, तो आपको उसको स्वीकार करनी चाहिए। तो कहने लगे इन सुविधाओं से जब मैंने मुक्ति पा ली, जब मैंने संन्यास ले लिया है, तो मैं उस अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं उनको ताक पर रख के कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करूंगा जिनके लिए मुझे कल को अपनी आत्मा के सामने कोई जवाबदेही देनी पड़े। मेरा मन जहां नहीं मानता मैं वो नहीं करता। अगर आपको आपत्ति है कि यहाँ मेरे कोने में बैठने से अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो कुछ मर्यादाएं या कुछ एटिकेट्स वो भंग हो रहे हैं, तो मैं कहीं बाहर जाके खा लेता हूँ। वृक्ष के नीचे बहुत वृक्ष हैं, ये बड़ी हरियाली है, बहुत ज़्यादा अशोका होटल में तो बहुत कुछ है। लेकिन उनको बड़े सम्मान के साथ श्रीमती गांधी ने प्रणाम भी किया कि महाराज ये ना कीजिएगा, ये हमारे साथ और भी ज़्यादती होगी। बाकी आप जैसे चाहें, आपकी अपनी जीवन शैली है, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगी, लेकिन अच्छा होता कि आप आज एक राजकीय अतिथि के रूप में भाग लेते भोजन में। तो ये इस तरह की ज़िंदगी काटने वाले लोग मित्रों अब कहाँ रहे। अब आपको ऐसे नहीं मिलेंगे सांसद भी, और जिनकी छवि ऐसी हो कि जिन्होंने राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय मुद्दों को अधिमान दिया हो, ना कि जीवन शैली को, और संसद में मुखर रूप से भाग लिया हो, भागीदारी इतनी तीव्रता और तीखेपन से की हो कि उसका कोई जवाब ना हो। और एक बार ये भी हुआ था जब इन्होंने चुनाव लड़ा करनाल संसदीय क्षेत्र से, तो उस वक्त इनके अपने ही आर्य प्रतिनिधि सभा के जो महासचिव थे वो पत्रकार थे, अपने समय के बहुत विख्यात पत्रकार श्री वीरेंद्र। तो वीरेंद्र जी ने वहाँ पर आकर इनके मुकाबले में चुनाव लड़ा। दोनों दिग्गज थे, दोनों के पीछे आर्य समाजी जो समर्पित थे उनकी शक्ति थी, सत्ता थी, और वो क्षेत्र भी ऐसा था जहाँ आर्य समाज का खूब जमकर प्रचार था और दोनों का महत्व था। लेकिन स्वामी रामेश्वरानंद साधनहीन होते हुए भी वो एक भारी मार्जिन से जीते। वो इतना बड़ा मार्जिन था जो कि आज तक वो बना हुआ है कि उस समय में जबकि करनाल संसदीय क्षेत्र इतना ज़्यादा व्यापक फैला हुआ था, उस व्यापक क्षेत्र में सहज में लोगों ने उस फ़कीर को कबूल कर लिया और एक अपने समय के प्रतिष्ठित पत्रकार को नकार दिया कि नहीं, हम जब अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमारी बात तुम्हारी कलम तो उठाएगी सो उठाएगी, लेकिन हमारे प्रवक्ता के रूप में जो शख्स जो हम प्रतिनिधि के रूप में भेज रहे हैं वो अपनी जगह है, उसका सम्मान और उसकी जो प्रतिष्ठा है उसे कोई छेड़छाड़ हम किसी तरह की भी नहीं करने देंगे। और उन्होंने पूरी अवधि काटी। ऐसे मित्रों, ऐसी जीवन शैली वाले लोग अगर हमारी राजनीति में निरंतर बने रहते या बहुतायत में बने रहते या उनका एक वर्ग होता, विशाल वर्ग होता, तो जिन विसंगतियों का, जिन चुनौतियों का सामना हम आज कर रहे हैं, शायद ये विसंगतियां और चुनौतियां
तब हमारे सामने तब भी नहीं थी और आज बिल्कुल ना होती। लेकिन ये समय का तकाज़ा है और ऐसी शख्सियतों को, ऐसे जो समर्पित शख्सियतें, मणिराम बागड़ी हों या स्वामी रामेश्वरानंद हों या डॉक्टर लोहिया हों, इनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इन लोगों ने बताया कि वैचारिकता क्या होती है। तो ऐसी महान शख्सियत को नमन करना ज़रूरी है और कभी कभी ऐसी शख्सियतों को ज़रूर याद किया करें। ये हमें ऊर्जा देती है, बल देती है। धन्यवाद।